हेलो एवरीवन, आज के इन न्यूज़ का हमारा टॉपिक है अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ, तो इसीलिए आपके जीएस पेपर 3 को कवर करेगा और मैं हूं आतिफा काजी। तो चलिए आज की खबर जानते हैं। दरअसल आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसने आज मौद्रिक नीति के आंकड़े जारी किए हैं और ये यूनियन बजट 2021-22 के बाद इस समिति की पहली बैठक है और ये एक 6 सदस्यीय समिति थी और इसकी अध्यक्षता की आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने। इस दौरान उन्होंने कहा कि जो वित्त वर्ष 2021-22 है वो देश की अर्थव्यवस्था के लिए बेहतर होगा, ऐसा उनका मानना है। और अगर इस मौद्रिक नीति की बात करें तो इस बार इसमें जो मुख्य नीतिगत दरें हैं उनमें कोई खास बदलाव नहीं किया गया है। तो ये हमारी आज की खबर थी। अब इस खबर को देखते हुए किन मुद्दों पर हम बात करेंगे आगे, तो उसके लिए कुछ डायमेंशंस यानी कि जिन पॉइंट्स के थ्रू हम आगे बात करते हैं तो वो क्या हो सकते हैं जिन पर हम बात करें। तो सबसे पहला तो क्योंकि आंकड़ों की बात हो रही है तो मौद्रिक नीति के जो आंकड़े हैं उसके प्रमुख बिंदुओं को जानेंगे, मौद्रिक नीति क्या होती है इसके बारे में जानेंगे और जिस 6 सदस्यीय समिति की बात कर रहे थे यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एमपीसी, वो क्या होती है और क्या कार्य करती है। इसके अलावा जो मुद्रास्फीति है उसके बारे में भी हम बात करेंगे और कुल मिलाकर क्या इस संबंध में क्या चुनौतियां हैं, क्या चैलेंजेस हैं, उन पर बात करते हुए उनको दूर करने के लिए किस तरीके के कदम उठाए जा सकते हैं, ये क्या कदम उठाने की ज़रूरत है, उनको देखेंगे और फिर रहेगा हमारा प्रश्न। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको के लिए एक खुशखबरी है। दरअसल दृष्टि आईएएस की जो जयपुर शाखा है उसमें क्लासरूम प्रोग्राम शुरू होने वाले हैं जिसके लिए एडमिशन्स आज से ही यानी 5 फरवरी से शुरू हो चुके हैं। तो इसके लिए आप कोई भी आगे जानकारी चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं www.drishtiias.com। तो चलिए अब वापस हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो हम बात कर रहे थे मौद्रिक नीति की। तो मौद्रिक नीति की जो मुख्य बिंदु हैं यानी कि जो उसके हाइलाइट्स हैं उसकी बात करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि इस बार की जो मौद्रिक नीति है उसमें जो मुख्य नीतिगत दरें हैं उनमें कोई खास बदलाव नहीं किया गया है। तो यानी कि जो रेपो रेट है वो भी पहले के ही 4% पर बनी हुई है और रिवर्स रेपो रेट की बात करें तो वो भी पहले के ही अपने स्तर पर बरकरार है जो कि था 3.35%। ये इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। और इससे पहले अगर देखा जाए तो मई 2020 में जो नीतिगत दरें हैं उनमें संशोधन किया गया था और उसके बाद अब इनको वापस अपने पुराने स्तर पर ही बरकरार रखा गया है। अब जीडीपी की बात करें वित्त वर्ष 2021-22 के लिए तो आरबीआई ने ये कितना रहने का अनुमान लगाया है वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 10.5% जीडीपी के रहने का अनुमान लगाया गया है। इसके अलावा इसमें एक एकीकृत ओम्बुड्समैन स्कीम लाए जाने की भी बात कही गई है जो कब शुरू की जाएगी, जून 2021 में जिसे शुरू किया जाएगा, इसकी बात की गई है इसमें। अब इसके अलावा जो मौद्रिक नीति है इसमें कहा गया है कि जो सीआरआर है, सीआरआर यानी कैश रिजर्व रेशियो, इसके नॉर्मलाइजेशन की बात कही गई है और इसे 2 चरणों के तहत रिस्टोर करने को कहा गया है। 2 चरण कौन कौन से होंगे वो, पहला चरण 27 मार्च से होगा यानी कि 3.5% होगी उसमें, और जो दूसरा चरण 22 मई से स्टार्ट होगा उसमें 4% यानी इन 2 चरणों के तहत इसे 3.5% से 4% पर रिस्टोर किया जाएगा, ये इसमें कहा गया है। अब ये तो थे हमारे जो मौद्रिक नीति है उसके मुख्य बिंदु। अब हम जानते हैं कि मौद्रिक नीति क्या होती है। तो मौद्रिक नीति की सबसे पहले बात करें तो इसका उद्देश्य क्या होता है। दरअसल ये जो आर्थिक वृद्धि होती है उसको ध्यान में रखते हुए कार्य करती है। क्या करती है, मूल्य स्थिरता बनाए रखने का ये काम करती है और इसी मौद्रिक नीति के जरिए तय होता है कि आरबीआई जो बैंक्स को लोन देगा उस पर क्या ब्याज दर दी जाएगी या जो बैंक्स की जमा आरबीआई के पास आएगी उस पर क्या ब्याज दर दी जाएगी। यानी कुल मिला के जो ब्याज दर आरबीआई देता है बैंक्स को के बैंक्स के जमा पर और आरबीआई के पास जो ऋण देता है बैंक्स को उस पर क्या ब्याज दरें तय होंगी वो इस मौद्रिक नीति के जरिए ही तय की जाती हैं। अब इस मौद्रिक नीति के कुछ प्रमुख घटक होते हैं, कौन कौन से, तो सबसे पहले बात करते हैं रेपो रेट की। ये रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट वो दर होती है जिस पर आरबीआई बैंक्स को लोन देता है। यानी कि जब बैंक्स आरबीआई से लोन लेते हैं तो उस पर जो ब्याज दर लगती है उसे कहते हैं हम रेपो रेट।
इसके बाद दूसरा है रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो दर। अब इसके नाम से ही पता चलता है रिवर्स रेपो रेट, तो ये इसका उल्टा है। उल्टा किस तरीके से है कि जब बैंक्स आरबीआई के पास अपनी जमा रखवाते हैं, जो उस पर जो ब्याज दर उनको दी जाती है वो लगती है, यानी रिजर्व बैंक जब बैंकों को जमा रकम पर, जो उनकी जमा रकम है रिजर्व बैंक के पास, उस पर जो ब्याज दर उनको देता है वो होती है रिवर्स रेपो रेट। ये दोनों याद रखिएगा कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट जो होती है वो शॉर्ट टर्म के लिए होती है। इसके अलावा जो दूसरा इसका प्रमुख घटक है वो है नकद आरक्षित अनुपात, यानी CRR, कैश रिजर्व रेशियो, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, जिसे 2 चरणों में रिस्टोर करने की बात कही गई है आपकी मौद्रिक नीति में। तो दरअसल होता क्या है कि जो सभी बैंक्स हैं उनको अपने कुल कैश रिजर्व जो उनके पास होता है उसका एक सर्टेन अमाउंट आरबीआई के पास रखना होता है। अब वो अमाउंट कितना होता है वो आरबीआई तय करता है, तो वो होता है नकद आरक्षित अनुपात। ये इसलिए किया जाता है ताकि कोई भी जो आपात स्थिति आए उसमें इसका इस्तेमाल किया जा सके। इसके साथ साथ एक और होता है सांविधिक तरलता अनुपात, या जिसे कहते हैं, जिसके शॉर्ट फॉर्म है SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इसमें क्या होता है कि जो बैंक्स हैं उनको अपने नकद का, जो गोल्ड है उनका, जो उनके पास बॉन्ड्स हैं, उसका कुछ हिस्सा उनको रिजर्व में रखना होता है। इसका भी वही उद्देश्य है कि जो आपात स्थिति है उसमें, ताकि उसका इस्तेमाल किया जा सके, तो वो कुछ हिस्सा इनको रिजर्व में रखना होता है, जो कि आरबीआई तय करता है कि वो हिस्सा कितना होगा। इसके अलावा एक और है सीमांत स्थायी सुविधा, यानी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। इसमें क्या होता है, इसमें सीधा सा है कि वो दर होती है जिस पर रिजर्व बैंक से एक रात के लिए लोन लिया जा सकता है, उसे कहते हैं MSF। इसके बाद एक आता है बैंक दर, यानी बैंक रेट। रेपो रेट में जो बैंक्स हैं वो आरबीआई से लोन लेते हैं, इसमें भी आरबीआई से लोन लेते हैं, लेकिन रेपो रेट शॉर्ट टर्म के लिए होता है तो उसकी अलग ब्याज दर होती है। इस बैंक रेट में क्या होता है, जो सामान्य ब्याज दर है उस पर ही रिजर्व बैंक बैंक्स को लोन देता है, और ये लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। रेपो रेट शॉर्ट टर्म के लिए होता है और बैंक रेट जो होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। अब ये थी मौद्रिक नीति। अब बात करते हैं मौद्रिक नीति समिति क्या होती है, जिसकी की हम बात करते हैं, जिसने ये मौद्रिक नीति जारी करती है, जो 6 सदस्यीय एक कमेटी होती है। और ये MPC यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एक सांविधिक निकाय है। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि सांविधिक निकाय क्या होता है। सांविधिक निकाय जिसे किसी अधिनियम के तहत गठित किया गया हो, जिस बॉडी को, वो सांविधिक निकाय होती है। जबकि जिस निकाय का या बॉडी का संविधान में कहीं जिक्र किया गया है वो क्या कहलाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, यानी संवैधानिक निकाय उसे कहते हैं। और ये सांविधिक निकाय है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो यानी कि ये किसी अधिनियम के तहत गठित की गई है। ये किस अधिनियम के तहत गठित की गई है, ये है भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934। लेकिन यहाँ ये याद रखिएगा कि ये इस अधिनियम के तहत आती है, लेकिन इसका गठन किया गया था 2016 में। जब वित्त अधिनियम 2016 के तहत इस 1934 के अधिनियम में संशोधन किया गया था, तो उस संशोधन के तहत इस समिति के गठन का इसमें प्रावधान किया गया था। आप मुझे कमेंट सेक्शन में 3 सांविधिक निकाय के नाम बता सकते हैं, कोई भी 3 सांविधिक निकाय आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो ये बात हुई MPC की, कि MPC एक सांविधिक निकाय है और इसकी जो गठन है वो 2016 के संशोधन के जरिए, संशोधन किसमें, 1934 के अधिनियम में संशोधन किया गया था और उसके तहत इसके गठन का प्रावधान किया गया था। अब ये कार्य क्या करती है, तो ये मुद्रास्फीति को बनाए रखने का जो है काम करती है, उसी के लिए ये कार्य करती है। अब ये बात हुई हमारी मौद्रिक नीति समिति की। अब आगे बढ़ने से पहले, मुद्रास्फीति को जानने से पहले आप आज का प्रश्न देख लीजिए। तो प्रश्न है, देश में मुद्रास्फीति के स्तर को संतुलित बनाए रखने में मौद्रिक नीति समिति के कार्यों का आलोचनात्मक परीक्षण करें। साथ ही सुझाव दीजिए कि मौद्रिक नीति को किस तरह और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। तो प्रश्न आप सभी ने नोट कर लिया होगा। चलिए अब बात करते हैं मुद्रास्फीति की, कि मुद्रास्फीति क्या होती है। दरअसल जब मांग और आपूर्ति में असंतुलन की स्थिति पैदा होती है, तो इससे क्या होता है, जो गुड्स और सर्विसेज हैं, यानी कि जो वस्तुएं और सेवाएं हैं, उनकी कीमतें बढ़ जाती हैं, और इसी की वजह से जो स्थिति बनती है वो होती है मुद्रास्फीति की।
ये किन कारणों से होती है? इसके दो कारण हो सकते हैं, मांग जनित और लागत जनित। मांग जनित वो होती है जब मांग के बढ़ने से वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती हैं, कि मांग ज़्यादा हो गई है तो उस वजह से जब वस्तुओं की कीमतें बढ़ती हैं तो वो होती है मांग जनित मुद्रास्फीति। अब लागत जनित क्या है? जब कोई भी उत्पादन होता है तो उसके जो कारक हैं, कारक कौन कौन से हो सकते हैं? श्रम हो सकता है, पूंजी हो सकती है, लागत हो सकती है उस पर, और भूमि हो सकती है, वगैरह वगैरह। जितने भी उत्पादन कच्चा माल हो सकता है, तो उसमें जो भी कारक, उत्पादन के जो भी कारक होते हैं, जब उनकी लागत में वृद्धि हो जाती है, लागत उनकी बढ़ जाती है, उसकी कॉस्ट जब बढ़ जाती है, तो उससे जो स्थिति होती है तो वो होती है लागत जनित मुद्रास्फीति। उसके लागत के बढ़ जाने से, लागत की जो कॉस्ट है उसके बढ़ जाने से जो कीमतों में बढ़ोतरी होती है उसे कहते हैं लागत जनित मुद्रास्फीति। ये इसके दो कारक हैं। अब जो मुद्रास्फीति की गणना है उसके दो आधार हैं। कौन कौन से? एक थोक मूल्य सूचकांक यानी WPI, इंग्लिश में कहें तो होलसेल प्राइस इंडेक्स। ये क्या है? ये थोक स्तर पर वस्तुओं की कीमतों का पता लगाया जाता है इसके जरिए। और मुद्रास्फीति की जो माप है इसमें उत्पादक स्तर पर की जाती है। और भारत में जो थोक मूल्य सूचकांक है इसी के आधार पर महंगाई की गणना की जाती है। और सेवा, इसमें क्या होता है कि जो सेवाओं की कीमतें हैं उसमें जो परिवर्तन होता है उसको इसमें शामिल नहीं किया जाता। थोक मूल्य जो ये है WPI है, इसमें सेवाओं की कीमतों में जो परिवर्तन है उसको शामिल नहीं किया जाता। अब दूसरा क्या है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या CPI शॉर्ट में कहे तो। इसमें क्या होता है? मुद्रास्फीति की माप जो है वो खुदरा स्तर पर की जाती है, और इसमें जो उपभोक्ता स्तर पर कीमतों में जो परिवर्तन की माप है उसको शामिल किया जाता है, और सेवाओं की कीमतों को भी इसमें शामिल किया जाता है। तो ये दो जो है, दो मापक हैं इसके। चलिए अब हम बात करते हैं चुनौतियों की, कि इस सब के मद्देनजर हमारे सामने क्या चैलेंजेस हैं, किस तरीके के। तो सबसे पहले तो जो नीतिगत दरें हैं उनका बाजार से जुड़ाव का ना होना। किस तरीके से? जो ये नीतिगत दरें जारी की जाती हैं, विशेषज्ञों का ऐसा मानना है कि जो ये नीतिगत दरें जारी की जाती हैं वो बाजार के जो भी आयाम है, जितने भी डायमेंशंस हैं, उनको ध्यान में पूरी तरीके से रखते हुए कहीं ना कहीं उनमें अलगाव रहता है, उसको पूरी तरीके से मैच नहीं कर पाती हैं, उनसे जुड़ाव नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं समस्या उत्पन्न होती है। तो इसका जो नीतिगत दरें हैं उनका बाजार से जुड़ाव ना होना भी एक चुनौती है। इसके अलावा NPAs का उच्च स्तर, बैंकों में जो NPA है, NPA यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, यानी कि जो बैंक्स जब लोन देते हैं और लोन की रिकवरी नहीं होती है तो उससे जो बैंक्स पर जो भार बढ़ता है तो वो NPA हो जाता है, यानी उनका जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है उसका भार उन पर ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसकी वजह से जब पहले ही अर्थव्यवस्था की रफ्तार सुस्त है और ऊपर से जो बैंक्स हैं इस बढ़ते NPA की वजह से उसका जो स्तर है बहुत ज़्यादा ऊंचा हो जाने की वजह से बैंकों की पहले ही खस्ता हालत है। तो इस वजह से जब NPA बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो इसी की वजह से जो ट्विन बैलेंस शीट की समस्या है वो सामने आती है। ट्विन बैलेंस शीट की समस्या क्या है कि एक तो पहले ही जैसे मैंने कहा कि बैंक्स पर जो बढ़ता NPA है उसकी वजह से वो घाटे में है, और दूसरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज हैं वो भी घाटे में है। तो इन दो सेक्टर्स को ट्विन बैलेंस शीट में शामिल किया जाता है, तो इसकी प्रॉब्लम जो है वो सामने आती है। अब एक और नई प्रॉब्लम आ गई है, वो क्या है? 4 बैलेंस शीट की प्रॉब्लम। जैसे मैंने बात की ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम क्या है, उसमें दो सेक्टर्स को शामिल किया जाता है। एक बैंक्स को शामिल किया जाता है कि बैंक्स जो घाटे में है एक तरफ, और दूसरी तरफ जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज घाटे में हैं। तो ट्विन बैलेंस शीट की प्रॉब्लम में ये दो सेक्टर्स आते हैं। अब इसमें दो सेक्टर्स को और बढ़ा दिया है जिससे वो बन गया है 4 बैलेंस शीट प्रॉब्लम। तो वो दो सेक्टर बाकी के कौन से हैं? NBFCs हैं और रियल एस्टेट कंपनीज भी इसमें अब शामिल हो गए। तो 4 सेक्टर इसमें शामिल हो जाने से ये 4 बैलेंस शीट की प्रॉब्लम बन गई है। इसके अलावा मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति में जो टकराव है कहीं ना कहीं वो किस तरीके से है? दरअसल राजकोषीय नीति जो है वो सरकार द्वारा तय की जाती है और इसकी जिम्मेदारी भी सरकार की होती है, जवाबदेही भी सरकार की होती है कि करों किस मद में कर बढ़ाने हैं, किस मद में किस तरीके से कर लगाने हैं, कितना करों में बढ़ोतरी करनी है,
किन करों को घटाना है, वो सब राजकोषीय नीति के जरिए तय होता है। और मौद्रिक नीति आरबीआई जारी करता है। जैसे हमने बात की, मौद्रिक नीति ही तय करती है कि बैंक्स को जो लोन दिया जाएगा वो किस ब्याज दर पर दिया जाएगा, बैंक्स की जो जमा रखी जाएगी वो किस ब्याज दर पर रखी जाएगी, तो वो सारा कुछ मौद्रिक नीति के जरिए तय होता है। लेकिन इन दोनों में कहीं ना कहीं आपस में थोड़ा जुड़ाव की या समामेलन की या जो कोऑर्डिनेशन है वो कहीं ना कहीं थोड़ा कम होने की वजह से भी ये एक चुनौती बना हुआ है, यानी कि इसकी वजह से कुछ ना कुछ समस्याएं सामने आती हैं। अब इन चुनौतियों को या इन समस्याओं को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं, इनसे निपटने के लिए, तो उसमें हम बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं कि मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति में सामंजस्य की। जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि इन दोनों में जो सही तरीके से कोऑर्डिनेशन है उसकी कमी की वजह से एक समस्या उत्पन्न होती है। तो ज़रूरत है कि इन दोनों ही में किसी जो सामंजस्य है उसे बैठाया जाए जिससे इस समस्या से निपटा जा सके। एनपीएस का जो संकट है, जो मैंने बात की, जो बैंक्स हैं उनको उनके एनपीए का जो उन पर बढ़ता जो बोझ है उसको दूर करने के लिए, यानी उनको बाहर निकालने के लिए, इस वित्तीय संकट से बाहर निकालने के लिए बैंक्स को जो नीतिगत क्रियान्वयन है, यानी कि जो नीतियां बनी हुई है उनके सही तरीके से क्रियान्वयन की ज़रूरत है। जैसे कि बैड बैंक्स को बनाने की बात चल रही है। तो बैड बैंक्स क्या है, दरअसल जो बैंक्स के जो भी एनपीएज हैं या बैड लोन्स हैं उनके लिए, उन पर ही वो सिर्फ वो बैड बैंक्स उन पर ही फोकस करेंगे, उसी तरह के एसेट्स पर, यानी उन नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स पर ही वो फोकस करेंगे ताकि उन पर ज़्यादा से ज़्यादा तरीके से उनको देखा जा सके और उनका निपटारा जल्द से जल्द किया जा सके। उनका जो भी उनमें किस तरीके से उनमें सुधार किया जा सकता है, किस तरीके से उनसे निपटा जा सकता है, तो इस बारे में ही वो फोकस करेंगे। तो बैड बैंक्स के क्रियान्वयन को देखा जा सकता है कि बैड बैंक्स का जल्द से जल्द उस पर काम किया जाए, तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है बैड बैंक्स जो हैं। इसके अलावा एसेट क्वालिटी का भी रिव्यू किया जा सकता है, यानी कि जो ये एनपीएस है, या कि जिस तरीके से जैसे कोई भी एनपीए बढ़ रहा है किसी भी बैंक में, तो जितने भी एसेट्स हैं उनका रिव्यू किया जाए, उनका क्वालिटी रिव्यू किया जाए ताकि वो कहीं आगे चलकर, भविष्य में चलकर वो एनपीए में ना तब्दील हो जाए। तो इसलिए तरीके से जो एसेट क्वालिटी रिव्यू है उसकी भी ज़रूरत है। इसके अलावा मल्टी इंडिकेटर अप्रोच की भी अपनाने की ज़रूरत है। किस तरीके से, कि जैसे हमने इसमें बात की थी कि पहले हम चुनौतियों में बात कर रहे थे कि जो बाज़ार से जो नीतिगत दरें हैं उनका बाज़ार से जुड़ाव नहीं है सही तरीके से, तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो मल्टी डायमेंशनल जो भी आयाम है, मतलब यानी कि जो भी अलग अलग बाज़ार के अलग अलग आयाम हैं उनको देखते हुए जो पॉलिसी है उसको बनाया जाए, यानी कि बाज़ार के सभी आयामों को ध्यान में रखकर पॉलिसी का अगर निर्माण होगा, नीतियों का निर्माण होगा, नीतिगत दरें तय की जाएंगी, तो इस समस्या से निपटने में भी आसानी होगी। इसके अलावा हम एसेट क्वालिटी रिव्यू पर बात कर चुके हैं। इसके अलावा जो 4R की सरकार की रणनीति है उस पर हम बात करते हैं। 4R क्या है, तो इसको हम देखें, 4R का फुल फॉर्म देख लेते हैं। पहला है रिकॉग्निशन, ये फर्स्ट R है इसका। दूसरा है रिजोल्यूशन और थर्ड है रिकैपिटलाइजेशन। ये रिकैपिटलाइजेशन है। और 4R है रिफॉर्म्स। ये 4R हैं। पहले हम जो ये 4R हैं इनके बारे में जान लेते हैं कि इसमें क्या होता है कि जो भी स्ट्रेस्ड अकाउंट्स हैं बैंक्स के, उनकी सही तरीके से, पारदर्शी तरीके से पहले उनकी पहचान की जाएगी। इस जो ये 4R की रणनीति है इसके तहत जो पहले जितने भी, जैसे मैंने बताया, स्ट्रेस्ड अकाउंट्स की पहले पारदर्शी तरीके से पहचान की जाएगी, फिर उनका समाधान निकाला जाएगा, उनकी रिकवरी की जाएगी, यानी कि उनका रेजोल्यूशन किया जाएगा, फिर उनको जो वित्तीय संकट की स्थिति है उन पर, उनको उससे निकालने के लिए उनको रिकैपिटलाइजेशन किया जाएगा, यानी उनका पुनर्पूंजीकरण किया जाएगा ताकि वो जो उन पर वित्तीय संकट है उससे वो बाहर निकल सके। और फिर रिफॉर्म्स की बात करें तो
उनको इस तरीके से बाहर निकालने के लिए और उसमें इन सब में क्या सुधार किए जा सकते हैं आगे, तो उस पर बात की जाएगी। तो ये 4R की रणनीति सरकार की है। इस 4R की रणनीति का ही जो परिणाम है, इस 4R की रणनीति की वजह से ही अगर बात करें तो सरकार का कहना है कि 2018 से 2020 तक इस 4R की रणनीति के चलते ही 2 लाख करोड़ के एनपीए में कमी आई है। यानी कि जिस तरीके से, जैसे हम बात कर रहे थे कि बैंक्स जो हैं एनपीए की समस्या से किस तरीके से परेशान है, वित्तीय संकट की स्थिति में चल रहे हैं और उनकी बैंक्स की जो हालत है वो बहुत खस्ता है। तो इस 4R की रणनीति के चलते सरकार का कहना है कि 2 लाख करोड़ के एनपीए में कमी आई है 2018 से 2020 तक में। तो ये इससे आगे भी जो है इस 4R की रणनीति को, ये 4R की जो पॉलिसी है, इसको आगे भी अच्छे तरीके से इसका क्रियान्वयन किया जाए, जिससे जो समस्याएं हैं, जो भी चुनौतियां हमारे सामने, इनसे अच्छे तरीके से, प्रभावी तरीके से इनसे निपटा जा सके। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। मुलाकात होगी फिर किसी और नए इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।